हेलो नेक्स्ट टीचर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टीचर्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टीचर्स पे। जैसा कि कल की इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपसे बात की थी कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसी के क्रम में आज की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें पहला टॉपिक रहेगा शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। उसके बाद हम शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं शिक्षा प्राप्त करने के। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। तो आज की क्लास में हम लोग यह 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की संकल्पना की, कि शिक्षा की संकल्पना क्या होती है, शिक्षा कहते किसे हैं। तो बिल्कुल साधारण शब्दों में समझें तो शिक्षा क्या है? ज्ञान देना या प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ज्ञान देना या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ज्ञान देना या प्राप्त करने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। कि अगर हमें बिल्कुल साधारण शब्दों में समझना हो तो शिक्षा क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी ज्ञान देना या ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी। और उसके बाद शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिक्षा शब्द जो होता है ना, वो शिक्ष धातु से बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? शिक्ष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका साधारण सा अर्थ होता है जानना। अतः सीखने, सिखाने तथा जानने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा क्या कहलाती है डियर टीचर्स? सीखने, सिखाने तथा जानने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा। अब शिक्षा को हम लोग जैसे हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि वैदिक काल से लेके हम अब तक कह रहे हैं कि सारी शिक्षा की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो वैदिक काल में शिक्षा को क्या कहा जाता था? शिक्षा तो कहा नहीं जाता था। तो उस समय बोला जाता था विद्या। क्या बोला जाता था? भगवान श्री रामचंद्र जी विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे, यह नहीं शिक्षा ग्रहण करने, विद्या प्राप्त करने। और विद्या का अर्थ भी जानना से ही, सीखने से ही होता है। आगे हम लोग जानेंगे आज के दौर में शिक्षा को हम क्या कहते हैं। आज लैटिन भाषा में शिक्षा शब्द को इंग्लिश में एडुकेटम से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे उत्पत्ति हुई है? एडुकेटम और एडुकेयर और एडुशियर। ये तीनों ही शब्द हमारे बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर बनता ही बनता है। तो इनका अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है एडुकेटम, इनका अर्थ होता है प्रशिक्षित करना या शिक्षित करना। इसके अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर टीचर्स, तो इसको जरूर से अच्छे से नोट कर लीजिए। और एडुकेयर का मतलब होता है पोषण करना, विकसित करना या अथवा आगे बढ़ाना। इसका क्या मतलब होता है? एडुकेयर का मतलब पोषण करना, विकसित करना अथवा आगे बढ़ाना। ऐसे ही एडुशियर का मतलब होता है बाहर की ओर अग्रसित करना। क्या होता है? बाहर की ओर अग्रसित करना। डियर टीचर्स देखिए, यह तीनों ही शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर के नज़रिए से। इनको चाहे तो आप पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में इनके मीनिंग जरूर पूछी जाती है। अब शिक्षा को कई सारे विद्वानों ने, जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, हमें कई विचारकों को पढ़ना है। उसी क्रम में कई सारे विद्वानों ने शिक्षा की परिभाषाओं को दिया है। जैसे अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने कहा है शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकेंड सेमेस्टर में विद्वानों के द्वारा शिक्षा को क्या कहा गया, उनके द्वारा दिए गए कोट्स भी आते हैं। तो ऐसे ही अरस्तु ने क्या कहा है? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कांट ने क्या किया?
कहा है, कांट ने कहा है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। कांट ने कहा है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है टीचर्स, नेक्स्ट टीचर्स, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास करना है। आगे जॉन डीवी और प्लेटो और फ्रोवेल ने भी कई सारे कोट दिए हैं शिक्षा के नजरिए से। देखिए जॉन डीवी जी ने कहा है शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? एक विकास है और विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही शिक्षा कहलाता है। आगे विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही, यह मिस्टेक हो गया है, प्रकटीकरण है, प्रकटीकरण। विवेकानंद जी ने कहा है मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही क्या है? शिक्षा है। तो ऐसे हम शिक्षा के अर्थ को समझते हैं। शिक्षा को हम अपने बिल्कुल सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे? ज्ञान देना या प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। और अब जब हमने शिक्षा को समझ लिया है तो अब हम अगला समझते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ अभी तो हम पढ़ ही रहे थे, या अभी हमने शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश की। तो शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, एक संकुचित और एक व्यापक। अब संकुचित अर्थ क्या होगा? संकुचित अर्थ जो हम लोग देखते हैं कॉपी किताबों में, वही संकुचित अर्थ है कि विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने जाओ। कौन सी शिक्षा? विद्यालय। यही कॉपी किताब पेन लेकर शिक्षा ग्रहण करना, यह कैसा अर्थ हो गया? यह संकुचित अर्थ हो गया। और व्यापक अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह इसका एक व्यापक अर्थ होगा। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं शिक्षा किसी भी मनुष्य के लिए वह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो वह भी तो शिक्षा है। तो शिक्षा के बारे में अभी तक हमने अपनी क्लास में जाना शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में अभी तक हमने क्या क्या समझा है? शिक्षा की व्युत्पत्ति का अर्थ समझा है कि लैटिन भाषा में इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? एडुकेटम शब्द से हुई है। और इसमें एडुकेटम का मतलब होता है प्रशिक्षित करना या शिक्षित करना। उसके बाद एडुकेयर और एडुशियर के बारे में भी हमने जाना कि पोषण करना। एडुकेयर का मतलब होता है पोषण करना और आगे की ओर बढ़ाना, या एडुशियर का मतलब होता है बाहर की ओर अग्रसित करना। उसके बाद हमने शिक्षा के कुछ दो अर्थों को समझा, एक संकुचित अर्थ, एक व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ को मतलब विद्यालय शिक्षा से जोड़कर ही देखना, शिक्षा को सिर्फ विद्यालय शिक्षा से जोड़कर ही देखना संकुचित अर्थ है। जबकि व्यापक अर्थ है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति बचपन से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आगे हम जानेंगे व्यापक अर्थ शिक्षा का क्या होता है? मनुष्य द्वारा अर्जित वह ज्ञान जो इसे अपने भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन में सहायता करे या उसमें समायोजित होने में मनुष्य की रक्षा करे, वह क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ। यानी कि मनुष्य को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से इस समाज में समायोजित होने के लिए, अनुकूलित होने के लिए जो प्रेरित करे, वही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। वैसे व्यापक अर्थ के रूप में आप समझ लीजिए शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य बचपन से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, यही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। आगे आते हैं शिक्षण प्रक्रिया। अब शिक्षण प्रक्रिया में हम चूंकि पढ़ रहे हैं प्राचीन काल से लेके अब तक, तो प्राचीन काल में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ाया जाना है कि गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहां पर शिक्षा कैसी होती थी? सिर्फ दो ध्रुवीय प्रक्रिया थी। वहां पर गुरुदेव हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे और शिक्षार्थी हुआ करते थे। लेकिन अब शिक्षा कैसी हो गई? आधुनिक भारत में यह शिक्षण प्रक्रिया कितने त्रिध्रुवीय हो गई है। इसमें शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, साथ में क्या है? पाठ्यक्रम भी है। तो पहले कौन सी प्रक्रिया हुआ करती थी? दो ध्रुवीय प्रक्रिया हुआ करती थी। शिक्षण प्रक्रिया दो ध्रुवीय में शिक्षक और शिक्षार्थी रहा करते थे। लेकिन अब जो प्रक्रिया है, अब जो शिक्षण प्रक्रिया हम लोग चल रही है, वह त्रिध्रुवीय शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं और साथ में एक पाठ्यक्रम भी होता है जिसको है पढ़ रहे होते हैं। अब शिक्षा के आवश्यकता एवं महत्व
क्यों शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है एवं इसका महत्व क्या होता है उसको हम जानेंगे। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और क्या प्रदान करती है? समझ प्रदान करती है, जिससे अच्छा इसका क्या करें, जिससे वह जीवन की उन चुनौतियों का सामना कर सकता है जो चुनौतियां मनुष्य के जीवन में आती हैं। उनका सामना कैसे कर सकते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हर व्यक्ति जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसके जीवन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति होता है उसके जीवन में भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन दोनों का ही अपनी अपनी प्रॉब्लम से निपटने का तरीका अलग अलग होता है, उनकी समझ अलग अलग होती है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा क्या प्रदान करती है? व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करती है, जिससे वह चुनौतियों का क्या कर सकता है? सामना करने के लिए तैयार रहे। अब शिक्षा क्या करती है? समाज को शिक्षित और जागरूक नागरिक प्रदान करती है। शिक्षा क्या करती है? समाज को शिक्षित और जागरूक नागरिक प्रदान करती है। आर्थिक व राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि आर्थिक व राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक बात बताइए, जो मनुष्य शिक्षित होगा वह समाज को जागरूक भी करेगा और देश के, राज्य की आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक तीनों ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे आते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है शिक्षा की आवश्यकता का? शिक्षा नागरिकों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक करती है। क्या करती है? बारे में जागरूक करती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करती है, जिससे वे लोकतंत्र के रूप में एक जागरूक नागरिक के रूप में भाग ले सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, जो व्यक्ति शिक्षित होता है वह किसी से भी बात करने से, किसी से भी अपनी बात कहने से हिचकिचाता नहीं है, जबकि जो शिक्षित नहीं होते हैं वो कई कई घंटों तक बाहर ही वेट करते रहते हैं, साहब कब आएंगे, साहब से अपनी बात रखने तक में वह हिचकिचाते हैं। इसलिए शिक्षा क्या करती है? नागरिकों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में क्या करती है? जागरूक करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? शिक्षा हमें विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बारे में जानने की, शिक्षा से हम क्या करते हैं? शिक्षा में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बारे में जानते हैं, शिक्षित होते हैं, तब हम क्या करते हैं? विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों के बारे में हम शिक्षा के थ्रू ही तो जान सकते हैं, किताबों के थ्रू, लोगों के थ्रू ही तो जान सकते हैं। तो शिक्षा में क्या करती है? अन्य धर्मों और संस्कृतियों से जोड़ने का भी कार्य करती है। अच्छा, शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को समझा। शिक्षा क्या क्या करती है? व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, समझ को बढ़ाती है, व्यक्ति को समाज में शिक्षित और जागरूक नागरिक प्रदान कौन करती है? शिक्षा करती है। और शिक्षा नागरिकों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक करती है। अब शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं? शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होते हैं? एक सेकेंड इसको इरेज कर दें, जिससे आप इन्हें लिख भी सकें। अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो उन्हें बना भी लें, जिससे आपके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। शिक्षा शारीरिक विकास करना। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? मनुष्य का शारीरिक विकास करना, और दूसरा व्यक्ति का मानसिक विकास करना। अच्छा, एक बात बताइए, जब मनुष्य का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, तो मनुष्य की संस्कृति एवं विरासत का विकास करना। अच्छा, आप अगर शिक्षित होंगे तो आपको पता होगा, आपके दादाजी, अपने बाबा जी और पुरानी पीढ़ियों के बारे में, उनके बारे में शिक्षित हो रहे होंगे, और ऐसे ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ाएंगे। अब शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का नैतिक विकास करना। व्यक्ति का कैसा? नैतिक एवं सामाजिक विकास करना। नैतिक एवं सामाजिक विकास करना। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, मनुष्य की सांस्कृतिक विरासत का विकास करना तथा व्यक्ति का नैतिक विकास करना। आगे एक और पॉइंट है हमारा, व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाना। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति, किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति अगर अच्छा नागरिक होगा तो वहाँ के लोग भी अच्छे होते हैं। जैसे हम लोगों ने आज भी अपने देश में कई जगहों का एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम या कोई भी आयोजन हो रहा होता है, तो अच्छे जो पढ़े लिखे नागरिक होते हैं, जो समझदार नागरिक होते हैं, वह एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में रास्ता दे देते हैं। ऐसे वीडियोस हम लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। यह
शिक्षा ही व्यक्ति को क्या करती है, अच्छा नागरिक बनाती है। अब शिक्षा का यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, अपने अनुभव, अपने समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व भी आपको एक शिक्षित और अच्छा मनुष्य बनाता है। आगे बात करेंगे, राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करना, व्यक्ति के अंदर समायोजन के गुण का विकास करना, विकसित करना, व्यक्ति के अंदर समायोजन के गुण विकसित करना है। यह भी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। हम लोगों ने अभी जाना शिक्षा के महत्व क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य होते हैं शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास करना, व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना। यह सारे क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे शिक्षा के प्रकार के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं। तो शिक्षा को अभी हमने जैसे समझा था व्यापक और संकुचित अर्थ में, ऐसे ही यहाँ पर हम समझेंगे शिक्षा के दो ही प्रकार होते हैं। एक औपचारिक शिक्षा होती है और दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, यह होती है एक ऐसी शिक्षा जो निश्चित लोगों द्वारा निश्चित समयावधि में निश्चित स्थान पर दी जाती है। औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अरे ये तो क्या है, अरे वही स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, निश्चित लोगों द्वारा निश्चित समयावधि में निश्चित स्थान पर दी जाती है। यानी कि जब हम जो शिक्षा स्कूल कॉलेजों में ग्रहण करते हैं वही हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। और यह शिक्षा मुख्य रूप से कहाँ दी जाती है, स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, जो निश्चित लोगों द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय अवधि के लिए दी जाती है। यह क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कहाँ मुख्य रूप से दी जाती है, स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। और औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण विधियां होती हैं और समय सारणी होती है। अच्छा आप बताइए, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते हो तो एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित टाइम टेबल होता है कि नहीं, टीचर आता है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो यह सब औपचारिक शिक्षा में ही आता है। आगे हम पढ़ेंगे औपचारिक शिक्षा के अंत में छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र दिया जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र उसकी शिक्षा का दिया जाता है, तो वह कौन सी शिक्षा में आएगा, शिक्षा के अंतर्गत आएगा, औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा, तो वह हमारी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, धन, समय और ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, धन, समय और ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से विकसित करने में भी मदद करती है। औपचारिक शिक्षा और क्या करती है, व्यक्ति को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से विकसित करने में भी मदद करती है। ये सारे औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि औपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो औपचारिक शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा होती है। इसमें निश्चित समयावधि होती है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है और एक कुछ शिक्षण विधियां होती हैं जिनका उपयोग करके टीचर छात्रों को शिक्षा देते हैं। अब औपचारिक शिक्षा के अंत में क्या होता है, औपचारिक शिक्षा के अंत में छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर क्या दी जाती है, डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र दिया जाता है। और औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, धन, समय, ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से क्या करती है, विकसित करने में भी मदद करती है। क्या करती है, मदद करती है। कौन सी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। आगे बात करेंगे हम अनौपचारिक शिक्षा की। अब अनौपचारिक, जब औपचारिक शिक्षा हमने पढ़ ली है तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा एक स्वाभाविक और अनियोजित प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, परिवेश, परिवार, समाज और विभिन्न संस्थानों से सीखता है। इसमें अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, व्यक्ति कहाँ से सीखता है, अपने अनुभवों, परिवेश, परिवार, समाज और विभिन्न संसाधनों से क्या करता है, सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या हो, औपचारिक शिक्षा में व्यक्ति कहाँ से शिक्षा ग्रहण करता है, स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जो शिक्षा ग्रहण करता है वह क्या होती है,
औपचारिक शिक्षा। और जब वह अपने परिवार, अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने परिवेश, अपने समाज, अपनी सोसाइटी से सीखता है, तो वह कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अनौपचारिक शिक्षा किसी, देखो औपचारिक शिक्षा हम लोगों ने पढ़ा, औपचारिक शिक्षा का ठीक विपरीत क्या होता? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता? शिक्षा किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय, एक सेकंड, कहाँ? स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय जैसी औपचारिक संस्था से बंधी नहीं होती हैं। विश्वविद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा क्या नहीं होती? किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय जैसी औपचारिक संस्था से बंधी नहीं होती। वह अपने परिवार, अपने दोस्तों से, जानने वालों से, अपने सोसाइटी से, अपने समाज से और विभिन्न संसाधनों से जो भी सीखता है वह सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। जैसे है, आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आप दोस्तों के साथ खेलना सीखते हैं, और सारी चीजें, ये सब किस में आता है? यह सब अनौपचारिक शिक्षा में आता है। व्यक्ति फिर क्या करता है? व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अनुभवों, अच्छा, व्यक्ति के प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, उनसे, सामाजिक संपर्कों और पर्यावरण से सीखता है। अपने दोस्तों के आसपास के सामाजिक संपर्कों से सीखता है, और दोस्त पर्यावरण से जो सीखता है वह सब क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है? उसमें क्रिएटिविटी होती है, उसमें समस्या समाधान होता है, कौशल, ज्ञान, इन सब का प्रयोग किसमें होता है? इन सब का प्रयोग अनौपचारिक शिक्षा में होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने शिक्षा के अर्थ को पढ़ा, और शिक्षा के प्रमुख विशेषताओं को पढ़ा, उसके उद्देश्यों को पढ़ा, और उसके बाद शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक को पढ़ा। इन सारी चीजों को पढ़ते हुए हम आगे आते हैं। अब अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से होते हैं? अच्छा, जो अभी हमने बताया था, अभिकरण में क्या क्या आएगा? बताइए आप। बच्चा कहाँ कहाँ से सीखता है? बच्चा सीखता है परिवार से, अपने समाज से, अपने समुदाय से, है, लाइब्रेरी से, अपने धर्म से, राज्य से। यह सब क्या है? अपने साथियों से, दोस्तों से, इन सब से सीखता है कि नहीं सीखता है? तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या क्या होते हैं, तो अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण दोस्त, समाज, समुदाय और परिवार, धर्म, राज्य, सब ये सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण होते हैं। अच्छा, अब हमें पढ़ना है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो क्या अब आप लोग अंतर बता सकते हैं अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में? बताइए, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है और अनौपचारिक शिक्षा में क्या नहीं होता है? कमेंट करके आपको अपने नेक्स्ट टीचर्स के इसी प्लेटफॉर्म पर बताना है कि अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में क्या क्या अंतर होता है। तब तक हम भी आपको बता देते हैं। इसमें औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? समय, स्थान, पाठ्यक्रम। बताइए, समय, स्थान, पाठ्यक्रम क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। समय भी, स्थान भी और पाठ्यक्रम भी होता है कि नहीं होता है? और अनौपचारिक शिक्षा में यह निश्चित नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, औपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। और अनौपचारिक शिक्षा में कोई प्रमाण पत्र, आपने क्या सीखा वह आपको ही पता होता है, क्योंकि वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने अनुभवों से सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा नहीं मिलता है, ना कोई प्रमाण पत्र मिलता। अच्छा, समय सीमा क्या होती है? भैया, हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जब भी पढ़ेंगे तो एक निश्चित समय सीमा होती है कि हम कब, कितनी, किस उम्र में कहाँ पढ़ाई करेंगे, उस निश्चित पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। जबकि अनौपचारिक शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शुरुआत में ही हमने बताया था आप लोगों को कौन कौन सी, संकुचित और व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में क्या होता है? यही अनौपचारिक शिक्षा एक तरह से व्यापक अर्थ है शिक्षा का, क्योंकि यह तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बाद हम लोगों ने अपनी स्लाइड्स में बात किया था पहली क्लास में शुरुआत में कि हम क्या और पढ़ेंगे? अनौपचारिक, औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में जैक फॉक्स के अनुसार क्या है दूरस्थ शिक्षा? पहले तो आप बताइए, आपके अनुसार दूरस्थ शिक्षा क्या है? यही जो हम आपसे जुड़ रहे हैं, ये कैसे जुड़ रहे हैं? दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। आप कहीं भी बैठे हैं और हम कहीं से भी आपको
पढ़ा रहे हैं। जैक्स फॉक्स ने क्या कहा है? दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है, दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न है। शिक्षण संस्थाओं की कैसी? अधिगम विधि से भिन्न है, यानी कि दूरस्थ शिक्षा कैसी है? ऐसी अधिगम की विधि ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो क्या शिक्षा संस्थाओं के अधिगम, यानी अधिगम मतलब बच्चों को सिखाने की विधि से अलग है, क्योंकि वहां पर वह आकर सीखते हैं। यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा बच्चों के पास जाकर उन्हें सिखाती है। दूरस्थ शिक्षा इसमें क्या होता है? इसमें छात्र व अध्यापक का आमने सामने होना आवश्यक नहीं होता है। आमने सामने होने का मतलब वहीं पर प्रेजेंट होना फिजिकली, है ना। हम लोग जैसे जुड़ रहे हैं, यह एक दूरस्थ शिक्षा का ही एग्जाम्पल है। आगे दूरस्थ शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है? छात्र अपनी गति से, अब आप इसे 1x पे पढ़ सकते हैं, 2x पे पढ़ सकते हैं, और जब समय मिले तब इस क्लास को पढ़ सकते हैं। अपनी गति से अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, यही दूरस्थ शिक्षा की विशेषता है। दूसरा, यह शिक्षा उन लोगों के लिए भी सुलभ है जो भौगोलिक रूप से दूर हैं या जिन्हें पारंपरिक शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करना मुश्किल होता है। यह शिक्षा उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो क्या है, जो भौगोलिक रूप से जो हमारे यहाँ पर पढ़ने आ ही नहीं सकते हैं, उनके लिए इतनी दूरी। अब आप पता नहीं देश के किस राज्य से और किस राज्य के किस जिले से यह शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो यहाँ आना कई 100 किलोमीटर तक आना, यह भी तो सुलभ नहीं होगा। तो यह शिक्षा उन तक भी पहुंच प्राप्त करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए भी यह क्या होता है? यही दूरस्थ शिक्षा एक माध्यम बनता है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना है? आज की क्लास में हमने शिक्षा की संकल्पना को समझा है, उसके अर्थ को समझा है, महत्व को समझा है, और शिक्षा के उद्देश्य, उनके प्रभावित करने वाले कारकों को समझा है। उसके बाद शिक्षा के प्रकार, जो औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा होती है, इन तीनों को ही समझा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि शिक्षा ज्ञान देना या प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो आपने इससे कोई कुछ ज्ञान प्राप्त किया या नहीं किया। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, धन्यवाद।